स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। आज महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जो आपके यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित है। केंद्रीय कर्मचारी को ये समझना ज़रूरी है कि NPS और UPS में से वो किस में बने रहें, क्या UPS उनको फ़ायदा देने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके UPS में जो आपको जानना ज़रूरी है कि 25 साल से अगर आप ज़्यादा सर्विस करते हैं तो सच में क्या आपको कुछ अतिरिक्त फ़ायदा मिलेगा। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं इलस्ट्रेशन के माध्यम से, कुछ एग्जाम्पल हैं उसके माध्यम से। अगर 60% अगर आप फंड अगर सेवानिवृत्ति पर NPS के जैसा अगर विड्रॉवल कर लेते हैं या उससे पहले अगर आप पार्शियली विड्रॉवल UPS से कर लेते हैं, अपने पैसे में से कटौती किया हुआ, तो आपके पेंशन पर और आपकी सेवानिवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साल की सेवा पर सच में क्या 10,000 रुपया प्लस महंगाई राहत का लाभ क्या मिलने जा रहा है या इससे भी कम हो सकता है। अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो न्यूनतम पेंशन 10,000 कहा जा रहा है, क्या इससे भी कम किया जा सकता है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विस पर क्या प्रभाव पड़ेगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चयन करने से पहले आपको ये कैलकुलेशन समझना जरूरी है। जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं। देखिए, आप PFRDA के साइट पे जा सकते हैं क्योंकि 24 जनवरी 2025 को एक नोटिफिकेशन निकला था और इस नोटिफिकेशन में कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पे लाया गया था, जिसमें 5 पॉइंट आपको समझना जरूरी है। और इस 5 पॉइंट के आधार पर आपको 7-8 ऐसे इलस्ट्रेशन है जिसके माध्यम से आप वे कंडीशन में समझ सकते हैं कि अगर 10 वर्ष का सेवा है तो कितना पेंशन, अगर 25 वर्ष से अधिक सेवा आपने किया है तो कितना पेंशन, और अगर 10 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में तो कितना पेंशन, अगर आपने बीच में पैसे की निकासी कर लिया तब कितना पेंशन। ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित कंटिन्यू वीडियो को हम आपके सामने, अगर कुछ भी अपडेट है तो उसे कंटिन्यू आपके सामने रख लीजिएगा। पता है यहाँ पे 5 शर्त में क्या था कि 12 महीने का औसत मासिक वेतन 45,000 रुपया था और 300 महीने यानी 25 वर्ष का सेवा रहा था और उसने कोई भी पैसा नहीं निकाला है, जो भी पैसा है वह जमा छोड़ दिया अगर है। तब देखिए इस मामले में क्या बन रहा है। अगर 45,000 मासिक अगर उसके अगर 12 महीने का औसत निकलता है तो उस कंडीशन पर इसके पास 50 लाख रुपए होंगे, जो जिसका वैल्यू है 10,000 यूनिट। और ये 10,000 यूनिट को IC के रूप में यानी इंडिविजुअल कॉर्पस के रूप में यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। यहाँ पे क्योंकि IC और BC इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस ये दोनों समझना जरूरी है। तो IC वो पैसा होगा जो आपका 10% कटौती है और केंद्र सरकार जो 10% जमा करेगा और इस पर जो ब्याज मिलेगा, ये सभी पैसे का जो कलेक्शन होगा वह आपका इंडिविजुअल कॉर्पस होगा। पहले कंडीशन में जब कह रहा है कि 1 से 5 तक सभी शर्त पूरा है तो 50 लाख रुपए यानी 10,000 यूनिट जो है ये आपको BC के रूप में भी चिन्हित किया गया, यानी जितना आपको IC होगा उतना आपका BC होगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए कि कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाया है, P/2 × Q/300 IC/BC। यहाँ पे देखिए कि मूल वेतन क्या था 45,000 और P हमने कहा था कि वो P है, तो 45,000 / 2 × 300 यानी 300 महीने उसने सर्विस किया है, तो इसका जो Q होगा वो 300 महीना। और इसका जो जब भी डिवाइडेशन किया जाएगा, अगर आप 25 वर्ष से भी ज़्यादा अगर आपने सर्विस कर लिया है फिर भी आपको यहाँ पे 300 से ही डिवाइडेशन होगा। आप 300 के जगह अगर 350 महीना भी अगर आप जॉब किए हैं फिर भी आपका डिवाइडेशन कितना से होगा, 300 से ही होगा। और यहाँ पे आपका कितना कॉर्पस बना है, 50 लाख। पूरा कैलकुलेशन होकर बनता है 22,500 रुपया। और इसके बाद महंगाई राहत, यानी अभी 55% महंगाई राहत है 7th पे कमीशन में, यानी 22,500 रुपया प्लस 55% महंगाई राहत। ये उस कंडीशन में जब आप कोई भी रुपया आप निकासी नहीं कर सकते, यानी आपका पूरा का पूरा रुपया जो 10% आपका कटौती किया हुआ है और 10% सरकार का है वो आपको जमा हर हाल में छोड़ देना पड़ेगा। NPS जैसा आप 60% डिडक्शन इसमें नहीं ले सकते हैं। इस बात को हमेशा NPS के जैसा इसमें 60% आप पर विड्रॉवल नहीं ले सकते, यानी पूरा पैसा छोड़ने के बाद आपको ये 22,500 और 55% इस इलस्ट्रेशन में इस उदाहरण से आपको प्राप्त हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा इलस्ट्रेशन
दूसरा इलस्ट्रेशन में वही 5 पॉइंट है कि आपके 12, क्योंकि जो भी समझाया गया है PFRDA के द्वारा वह 45,000 रुपये पे ही समझाया गया है P के रूप में, और 25 वर्ष यानी 300 महीने Q के रूप में। अब दूसरा इलस्ट्रेशन कहता है कि अगर पहला, तीसरा और पांचवा शर्त पूरा करता है, यानी पहला यानी 12 महीने का औसत वेतन 45,000 रुपया है, तीसरा कर्मचारी ने सभी अंशदान नियमित रूप से किए हैं और इसमें कोई चूक नहीं है, और पांचवा शर्त है कि कर्मचारी ने कोई आंशिक निकासी नहीं किया है। ठीक है, आंशिक निकासी नहीं किया है यानी आपको सेवानिवृत्ति पर भी आपका जमा हुआ पैसा जो है वह नहीं मिलेगा। अब इस चीज़ को ज़रा समझिएगा कि अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ जो दूसरा नंबर पॉइंट 25 वर्ष से देख रहे थे, यानी अब कम सर्विस वाले को कैसे समझना होगा। देखिए यहाँ पे कहता है क्या कि कर्मचारी का यहाँ पे व्यक्तिगत कॉर्पस 30 लाख रुपया जमा है। कितने साल नौकरी किया है वो? 15 साल। अगर उसने 180 महीने नौकरी किया है, क्योंकि पहला हमने देखा था 300 महीने का, यानी 25 जो वर्ष उसने कंप्लीट कर लिया, 50% पेंशन के लिए वो हकदार हो गया। लेकिन 15 वर्ष की 45,000 के मूल वेतन 12 महीनों के औसत पर 30 लाख रुपया अगर इसने जमा किया, तो फिर वही फॉर्मूला लगा P/2 Q/300 IC/BC। अब यहाँ पे देखना क्या है कि आपका जो यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है 45,000 डिवाइडेड 2 और यहाँ पे आप 15 साल का मतलब 180 महीना और डिवाइडेड 300। हमेशा कितना भी अगर आपका 350 भी अगर रहेगा तो यहाँ पे मैक्सिमम 300 ही माना जाएगा, 25 वर्ष ही माना जाएगा। यानी जब भी डिवाइडेड मैक्सिमम होगा तो 300/300 और मिनिमम जब भी होगा तो 120, यानी 10 साल की सर्विस 120/300। लेकिन यहाँ क्या है, 15 साल की सर्विस 180/300 और 30 लाख रुपया कॉर्पस में है। इसका पूरा फाइनल जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 13,500 रुपया और अभी के हिसाब से 55% DA, ये आपको UPS में पेंशन बनेगा। लेकिन यहाँ पे भी वो 5वां नंबर पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 5वां नंबर पॉइंट कि कर्मचारी ने कोई आंशिक निकासी नहीं की है। ठीक है, यानी पूरा पैसा आपको वहाँ पे भी छोड़ना होगा। अब देखिए इसके बाद इलस्ट्रेशन में तीसरा नंबर इलस्ट्रेशन क्या कहता है। थर्ड नंबर इलस्ट्रेशन कहता है कि कर्मचारी ने पहला, तीसरा और पांचवा शर्त। पहला शर्त क्या था कि इसका जो मूल वेतन है वो 12 महीनों का औसत कितना हो गया, 45,000 हुआ, पहला शर्त था। तीसरा शर्त क्या था कि इसने डिफ़ॉल्ट पैटर्न को चुना है, और पांचवा शर्त क्या था कि इसने कोई आंशिक निकासी नहीं किया। यानी अब देखिए ये कितने महीनों पर बताया गया है। ये बताया गया है 10 साल की सेवा, यानी जिस बात पे किया जा रहा है कि 10 साल पर मिनिमम पेंशन 10,000 रुपया और प्लस DR यानी डियरनेस रिलीफ जो सेवानिवृत्ति पर मिलेगा। अब इस बात की सत्यता को देखना है कि क्या सच में 10,000 रुपया ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे कि अगर कोई 10 वर्ष नौकरी किया है और उसका जो जमा हुआ है 10% कटौती NPS का, अभी अगर NPS में अगर वो है और UPS में जा रहा है और सेवानिवृत्त कर गया, तो उस कंडीशन में अगर ये 25 लाख रुपया इसके पास है, यानी 10,000 यूनिट बना। इसका कैलकुलेशन देखिए 45,000 डिवाइडेड 2 120 महीना यानी 10 वर्ष, ये मिनिमम है। डिवाइडेड फिर यहाँ 300 से ही किया गया। पूरा कैलकुलेशन जब आप करें तो आपको 9,000 रुपया ही प्राप्त हुआ, यानी 10 वर्ष की सेवा पर 9,000 रुपया। तो क्या ये जो 10,000 न्यूनतम पेंशन की जो बात कही जा रही है क्या वो गलत है? तो नहीं, 10,000 आपको मिलेगा, लेकिन 10,000 को देने के लिए अब पूल कॉर्पस से फंड को लाना पड़ेगा। ये पूल कॉर्पस क्या हुआ, क्योंकि आपने अब UPS को अगर सेलेक्ट करते हैं तो 10% आपका कट रहा है, और जो अभी हमने कहा कि 18.5% केंद्र सरकार देगी, लेकिन आपके खाते में 10% जमा होगा। 8.5% पूल कॉर्पस में आपका पैसा चला जाएगा। पूल कॉर्पस उन लोगों को बेनिफिट देगा जिन लोगों को अनुपातिक पेंशन मिल रहा है, यानी 25 वर्ष से कम जिन लोगों का सेवा रहा है। अब यहाँ एक व्यक्ति को 1,000 रुपया और चाहिए और इनके पास अब पैसा है नहीं, तब यहाँ पे पूल कॉर्पस का इंतजाम किया जाएगा और इसको न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपया प्लस DR किया जाएगा। लेकिन किस कंडीशन में? जब आप कोई भी निकासी नहीं करेंगे, यानी केवल आपको सेवानिवृत्ति पर लमसम अमाउंट जो दिया गया है, जो पिछले वीडियो में हमने बात किया था, लमसम अमाउंट पर ही आपको संतोष करना होगा। यानी ये पैसा जो आपने जमा किया मासिक रूप में वो आप नहीं निकाल सकते हैं।
ठीक है, पूरा पैसा आपको यहाँ पे छोड़ना होगा, तब आपको जाके ये 10 वर्ष की सेवा पर 10,000 रुपया प्लस डीआर यानी 55% आज के डेट में प्राप्त होगा। अब देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, यहाँ पे इलस्ट्रेशन को तीसरे नंबर को जरा देखिए। यहाँ पे इलस्ट्रेशन में कहता है कि पहला, तीसरा और पांचवा शर्त पूरा करता है और कर्मचारी ने आंशिक निकासी कर लिया है। कर्मचारी के पास 10 साल यानी 120 महीने का हरक सेवा है। सेवानिवृत्ति पर इसका व्यक्तिगत कॉर्पस कितना बना? 22 लाख। ये क्या किए थे महोदय यहाँ पे कि 25 लाख इनके पास रुपया था, इसमें से इन्होंने 3 लाख रुपया आंशिक निकासी कर लिया। जब 3 लाख रुपया आंशिक निकासी इन्होंने किया तब 10,000 यूनिट के जगह 8800 यूनिट मात्र इनके पास अब आईसी इंडिविजुअल कॉर्पस बचा। अब इनका देखिए गणना कैसे होगा, 45,000 डिवाइडेड टू 120 महीना इन्होंने सर्विस किया, 300 से डिवाइड होगा। इनका कॉर्पस होना चाहिए था, आईसी होना चाहिए था 25 लाख, लेकिन 3 लाख निकाल लिए तब इनका आईसी हो गया 22 लाख। अब बेंचमार्क कॉर्पस आईसी इक्वल बीसी हो रहा है, तो यहाँ पे बेंचमार्क कॉर्पस कितना है? 25 लाख। अब जब डिवाइडेशन करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, तब आया 8800 रुपया। यानी वहाँ पे आप क्या देख रहे थे? इससे पहले वाला में आपने देखा था कि अगर ये 25 लाख रहता तब यहाँ पे 9,000 रुपया प्लस डीआर वाला फॉर्मूला लग सकता था, लेकिन अब यहाँ पे कितना हो गया? 8800, यानी 200 रुपया और कम गया। अब यहाँ इनको मिनिमम पेंशन के लिए चाहिए 1200 रुपया और प्लस 55% डीआर वाला महंगाई भत्ता। तो इसके लिए अब क्या इंतजाम किया जाएगा? इसके लिए इंतजाम किया जाएगा कि आप व्यक्तिगत कॉर्पस से पूल कॉर्पस में जो पूर्ण कॉर्पस जमा नहीं किया गया है, यानी आपको उस मिनिमम पेंशन के लिए आपको अब 3 लाख रुपया इसमें जमा करना होगा। जब आप जमा करेंगे 3 लाख रुपया, तब जाके आपको यहाँ पे वो जो मिनिमम पेंशन 10,000 है वह प्राप्त हो पाएगा। आइए 4 नंबर इलस्ट्रेशन को समझते हैं। 4 नंबर इलस्ट्रेशन कहता है कि 1, 3, 4 और 5वां शर्त पूरा किया जा रहा है। तो इसको 4 नंबर इलस्ट्रेशन को जरा देखिएगा। इसमें कह रहा है कि पहला शर्त पूरा है, दूसरा शर्त पूरा है और तीसरा शर्त यानी कर्मचारी का अंशदान नियमित रूप से जमा किया गया है, जमा में कोई चूक नहीं है। तीसरा शर्त पूरा नहीं कर रहा है, चौथा और 5वां शर्त पूरा कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा? यानी कहने का मतलब यह है कि सभी अंशदान जो है वो नियमित रूप से जो कॉर्पस होता है उसमें जमा अगर नहीं किया गया है, तब क्या उसके पेंशन पर प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे सर्विस कह रहा है क्या कि अगर किसी व्यक्ति ने सर्विस किया 25 वर्ष यानी 300 महीने उसने सर्विस किया, उसका पैसा जमा होना चाहिए था 50 लाख, लेकिन उसका सभी अंशदान जमा नहीं होने से 5 लाख कमी हो गया, यानी 45 लाख पर उसका आईसी बना 45 लाख, लेकिन उसका रहना चाहिए था कितना आईसी? 50 लाख। तब इसका जब कैलकुलेशन किया तो 22,250 रुपया। लेकिन अगर यही 300 महीने अगर उसने सर्विस किया था और सभी अंशदान अगर समय पर जमा रहते, तब यहाँ पे इसको कितना मिलता? लगभग 22,500 रुपया। यानी सभी अंशदान जमा न होने के कारण, 5 लाख रुपया कम होने के कारण, ये सर्विस तो 25 वर्ष पूर्ण कर लिए, 50% अपने बेसिक का यानी जो 45,000 रुपया है इसका 50% होना चाहिए था, यानी 22,500 रुपया प्लस डीआर होना चाहिए था। लेकिन ये 22,500 50% का हकदार 25 वर्ष नौकरी करने के बाद भी नहीं रहे, क्योंकि इनका 5 लाख रुपया जो इंडिविजुअल कॉर्पस है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे जमा नहीं किया गया है नियमित रूप से अंशदान। तब इनके लिए पेंशन हो गया 20,250 रुपया। तब इस चीज़ को आप समझिए कि सच में क्या 50% मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा है। अब इसके बाद देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन को इसलिए हम समझा रहे हैं क्योंकि ताकि पीएफआरडीए ने इसे इंडिकेट किया है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे पहले भी बहुत सारे बात हमने यूनिफाइड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम और ओल्ड पेंशन स्कीम पे बहुत सारे बातों पे चर्चा किया है और इसकी कमियों को, इसकी खामियों को वीडियो में कंटिन्यू हमने बताने की कोशिश किया है। यहाँ पे आप देखिए कि इलस्ट्रेशन नंबर 5 को ज़रा समझिए कि अगर 1 से लेकर 4 शर्त पूरा है, 1, 2, 3, 4 शर्त पूरा है, कर्मचारी का कोई आंशिक निकासी नहीं किया है, यानी कर्मचारी ने कोई आंशिक निकासी कर लिया है, चारों शर्त पूरा है। अब देखिए यहाँ पे अगर चारों शर्त पूरा है और कोई व्यक्ति अगर 25 वर्ष नौकरी भी किया है,
तब क्या उसे 50% पेंशन मिल सकता है? तो हम लोग जो जिस कैलकुलेशन को समझ रहे हैं वो 45,000 रुपया पे ही समझ रहे हैं, क्योंकि PFRDA ने 45,000 पे इलस्ट्रेशन समझाया है। तो 45,000 अगर उसके 12 महीने का औसत है तो उसे कितना मिलना चाहिए था? उसे मिलना चाहिए 22,500 रुपया, और अभी के डेट में DR 55%। तो देखिए, चेक करते हैं कि क्या उसे 22,500 मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि उसने कुछ आंशिक निकासी कर लिया है। देखिए, 45,000 डिवाइडेड 2, 25 साल नौकरी भी किया है, डिवाइडेड 300 महीना, डिवाइडेड 300 महीना। अगर वो 10 लाख रुपया आंशिक निकासी कर लिया है तो उसका IC बना 40 लाख का। BC उसका कितना होना चाहिए था? होना चाहिए था उसे 50 लाख रुपया, लेकिन 10 लाख आंशिक निकासी करने के बाद उसे कितना पेंशन बन रहा है? 18,000 और प्लस DR। रहना कितना चाहिए था? 22,500 प्लस DR, लेकिन यहाँ कितना घट गया? 10 लाख निकालने के कारण 18,000 रुपया। यानी आपको जो मूल पॉइंट समझना है 5वां नंबर, क्योंकि आप आंशिक आपका पैसा जमा हो रहा है मंथली 10% आपके वेतन से कट के, लेकिन आपको वो पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। अगर लेते भी हैं तब उसका प्रभाव आपके पेंशन सिस्टम पर पड़ जाएगा। देखिए, अब आगे वाले इलस्ट्रेशन नंबर 6 को ज़रा समझिए। 6 नंबर इलस्ट्रेशन क्या कहता है कि 1, 2, 3 और 5वां शर्त पूरा करता है। मान लीजिए कि कोई कर्मचारी ने निवेश का कोई पैटर्न नहीं चुना, ठीक है, बाकी सभी चीज़ आंशिक निकासी नहीं किया है, 25 वर्ष की नौकरी किया है, 12 महीने में उसे 45,000 उसे औसत बना है उसका, तो उस कंडीशन में उसका कितना होगा? तो 45,000 डिवाइडेड 2, 300 महीने बाई 300 महीना, 50 लाख बाई 50 लाख, 22,500। यानी अगर आप उसने डिफ़ॉल्ट पैटर्न को अगर न भी चुना है तो भी उसका इस 50% प्लस DR पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए इसका इलस्ट्रेशन में जो आपका ये लास्ट इलस्ट्रेशन है। लास्ट इलस्ट्रेशन क्या है कि 7वां नंबर, कि यदि कर्मचारी पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां शर्त पूरा करता है और व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश का विकल्प चुना है और व्यक्तिगत कॉर्पस अगर बेंचमार्क कॉर्पस से अगर कम है, तब उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए कि यदि कोई कर्मचारी का अगर बेंचमार्क कॉर्पस, क्योंकि बेंचमार्क कॉर्पस जो होगा वह आपके सर्विस के टोटल यूनिट के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि अगर आपका बेंचमार्क कॉर्पस अगर 50 होना चाहिए था, 50 लाख इंडिविजुअल कॉर्पस, आपने सर्विस किया 300 महीने 25 वर्ष, तो आपको क्या 22,500 मिलेगा प्लस DR मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपकी यूनिट जो है वो 10,000 होना चाहिए था, आपका यूनिट इस पे है कितना? 9,000। अब यहाँ देखना क्या है कि कर्मचारी का व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश विकल्प का चुना और व्यक्तिगत कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो गया, तब आपको 20,250 रुपया और महंगाई राहत पर ही संतोष करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी भी कंडीशन में आपका जो कॉर्पस है, यानी जो आपका जो यूनिट का जो वैल्यू है, वह आपके बेंचमार्क कॉर्पस से कम नहीं होना चाहिए। अगर बेंचमार्क कॉर्पस और इंडिविजुअल कॉर्पस इक्वल है, अगर सर्विस 25 वर्ष आपका कंप्लीट है, क्यू कंप्लीट है, या अगर 25 वर्ष से भी ज़्यादा भी है, तब भी आपको 25 वर्ष यानी 300 महीने से ही डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बारीकियों को समझना यूनिफाइड पेंशन में ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मोटा मोटी जो बात आप फाइनल देख सकते हैं कि आपका जो 10% का जो कटा हुआ राशि है और केंद्र सरकार जो 10% दे रही है, इस पर जो मिलने वाला ब्याज है 25 वर्षों में, ये आपको मिलने नहीं जा रहा है आज के डेट में। आने वाले समय में इसमें भले सुधार हो जाए, जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बात NPS में भी सुधार हुए, लेकिन आज के डेट में वो पैसा आपको जो ये 50 लाख पे कैलकुलेशन जो देखे 45,000 के मूल वेतन वाले का, ये 50 लाख रुपया उनको छूना नहीं है। वो रुपया उनका PFRDA के पास ही रहेगा और उसी पे पेंशन बनेगा। ये एक महत्वपूर्ण वीडियो था। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में आप लिखिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण, इससे पहले भी हमने बहुत सारे बात किए हैं UPS पे। आगे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि केंद्रीय कर्मचारियों के पास ये वीडियो पहुंच सके। आने वाले समय में फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।